नमस्कार, एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत देश के ढांचागत विकास पर फोकस है। इसके तहत गुजरात और राजस्थान के 3 धार्मिक स्थलों अंबाजी, आबू और तरंगा हिल को जोड़ते हुए एक रेल नेटवर्क शुरू किया जाएगा, जिसका फायदा दोनों राज्यों के लोगों को मिलेगा। 116 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को 4 साल में पूरा किया जाएगा और इस दौरान 40 लाख से भी ज्यादा कार्य दिवसों का सृजन होगा, जिसके चलते बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने का फैसला लिया गया है। गतिशक्ति मिशन को और रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार अब गुजरात के वडोदरा में मौजूद रेल यूनिवर्सिटी गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहलाएगी और ढांचागत विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। मोदी सरकार का फोकस देश में ढांचागत विकास को बढ़ावा देने पर है, तो वहीं काम की रफ्तार धीमी ना पड़े, इसको लेकर भी व्यावहारिक फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के भारत में मेहमान बनकर आने और गोपनीय जानकारियां लीक करने के इस खुलासे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा ने कहा कि जब ये बात सार्वजनिक हो गई है कि हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकारों को संवेदनशील जानकारी दी, तो अब वो सारी यात्राएं देश की जनता से साझा करें। भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि क्या यह सच है कि इस पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार निमंत्रण देकर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हामिद अंसारी ने गोपनीय और संवेदनशील जानकारी इस पत्रकार को ऑफिशियली या अनऑफिशियली दी है, उसे मौजूदा सरकार के साथ साझा करें। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह दिखाएगा कि आप देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भाटिया ने पूछा कि क्या यह जानकारी थी कि यह पत्रकार सारी जानकारी आईएसआई को दे रहा है। वहीं पूर्व रॉ ऑफिसर एनके सूद का दावा है कि हामिद अंसारी ने तेहरान में भारत के राजदूत रहते हुए रॉ की गतिविधियों को उजागर कर दिया था, जिससे उनकी यूनिट खतरे में आ गई थी। पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पर वहां के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिल्ली गजट के संपादक जफरुल इस्लाम खान के न्योते पर कई बार भारत आए और वहां उन्हें खुफिया जानकारियां हाथ लगी। मिर्जा ने दावा किया कि वो पाकिस्तानी लौटकर ये गोपनीय जानकारियां वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई से साझा किया करते थे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए बुधवार को राजस्थान पहुंची। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा तथा लोकसभा सांसद और विधायक मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू का भाजपा के अलग अलग मोर्चों ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। बीजेपी नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने देश के अनुसूचित जनजाति समाज और महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया है। इस बीच द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अजय कुमार के बयान को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें मुर्मू को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और इसे मुर्मू का अपमान बताया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने देवघर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार जब एनडीए ने आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए नामित किया, तब कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आदिवासियों का नाम और सम्मान मिले। देश में मानसून की आमद कई राज्यों में आफत की बारिश लेकर आई है। देश के पश्चिमी हिस्से गुजरात में पिछले दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के उपजे हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित 5 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के जरिए गुजरात में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इससे पहले सीएम ने मंगलवार को नर्मदा, नवसारी, छोटा उदयपुर जिलों का हवाई सर्वे किया था। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित हर एक नागरिक को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं को तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए। राज्य के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, डांग, वलसाड़ और नवसारी में रेड अलर्ट अभी भी जारी है। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई। नवसारी के जलालपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। राज्य में भारी बारिश के कारण राजकोट जिले में न्यारी बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिससे आसपास के इलाकों में हालात गंभीर बन गए हैं। राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक कुल 31,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कच्छ जिले में 110 से अधिक नागरिकों के साथ साथ अनेकों मवेशियों को भी बचाया गया है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एनडीआरएफ की कुल 18 और एसडीआरएफ की कुल 21 टीमें तैनात की गई हैं। सभी बाढ़ प्रभावित 769 गांवों में बिजली व्यवस्था बहाल की जा चुकी है।
मुंबई सहित कई इलाकों में बुधवार को भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुंबई के सान इलाके की यह तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बता रही है, जहां जलभराव ने आम लोगों के लिए मुसीबतें काफी हद तक बढ़ा दी हैं। मुंबई में पिछली रात भर धीमे धीमे होती रही बारिश ने बुधवार सुबह से जोर पकड़ लिया। लगातार हो रही बारिश के कारण अंधेरी, सबवे, दादर सहित कई इलाकों में भी जल जमाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए नासिक, पालघर और पुणे जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों में भारी बारिश के कारण नासिक शहर में स्कूल और कॉलेज बंद रहे और लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए कहा गया है। कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रत्नागिरी जिले में जगबुडी नदी खतरनाक स्तर पर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों को चेतावनी दी है। विदर्भ के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तालुका से संपर्क टूट गया है। पालघर के वसई इलाके में भूस्खलन की घटना सामने आई है। घरों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारी बारिश के कारण जून महीने से लेकर अब तक महाराष्ट्र में 80 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। कर्नाटक के कई जिलों में भी बाढ़ के हालात हैं। धारवाड़ में प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूरे जिले में बारिश की वजह से 177 घर ढह गए हैं। धारवाड़ में जुलाई में अब तक 172.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार सुबह एक बार फिर से हल्की बारिश देखी गई। हालांकि मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक एनसीआर में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों बारिश की चपेट में है। चमोली जिले में कर्णप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हो गया। वहीं टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश की वजह से बालगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तेलंगाना में भी भारी बारिश लगातार जारी है। राज्य के कई भागों में 5 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि और 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। असम में भी बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार दिख रहा है। हालांकि 9 जिलों में करीब 3 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अभी कोई नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है, लेकिन असम में 1514 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के मकसद से मंत्रालय का 2025 तक 1.25 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के गैर सरकारी निदेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम योगदान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। 6415 तीर्थयात्रियों को ये जत्था दक्षिण कश्मीर जिले के नुनवान, पहलगाम और मध्य कश्मीर जिले के गांदरबल के बालटाल के आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ गुफा के पास पिछले शुक्रवार को बादल फटने की घटना के बाद जारी राहत और बचाव कार्य में लापता लोगों को खोजने का काम जारी है। इस क्रम में एनडीआरएफ अपनी डॉग स्क्वाड टीम के साथ राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। एक जगह पर जाकर एनडीआरएफ की डॉग ने संकेत दिया है कि पत्थरों के नीचे बॉडी हो सकती है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर खोज अभियान को तेज करेगी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के मानसून सत्र से पहले 16 जुलाई को शाम 4 बजे लोकसभा संसदीय नेताओं की बैठक बुलाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक के श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि वो अपनी उत्कृष्टता का उपयोग देश को उत्कृष्ट बनाने में करें। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती सहित 35 आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। आरोप पत्र में कहा गया कि रिया ने सुशांत के लिए प्रतिबंधित मादक पदार्थों की खरीदारी की थी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट अब तक की सब स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। अपने स्टेटस रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट से बताया कि 12 जुलाई तक कुल 495 गवाहों में से 256 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और 218 और गवाहों की पूछताछ बाकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में मंगलवार रात नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। वहां तैनात जवानों की इसकी भनक लग गई। उन्होंने तुरंत घुसपैठियों को खदेड़ दिया। इस संबंध में जांच की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। यूपी के अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पावन स्नान किया।
यूपी के सीएम ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है। उन्होंने कहा कि हमने आदि गुरु के रूप में वेद व्यास को सम्मान दिया। उनकी पावन जयंती की तिथि ही व्यास पूर्णिमा है और वही गुरु पूर्णिमा भी है। मुंबई में बाला साहब ठाकरे स्मारक पहुंचने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए आज हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को नमन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं उनके आशीर्वाद से और उनकी वजह से ही हूं। उनकी यही मंशा थी कि राज्य का विकास करें, सभी को न्याय मिले। यूपी के सीएम ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तराखंड के सीएम ने देहरादून में बताया कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट, सेंटर फॉर इंडियन कॉलोनियल नॉलेज के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए ज्योति छात्रवृत्ति और खेलों को बढ़ावा देने हेतु विजय छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार ने 5 सदस्यीय हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। आयोग सरकार और सरकारी योजनाओं में पिछड़ा वर्ग की सहभागिता और प्रतिनिधित्व की भी रिपोर्ट तैयार करेगा। शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाले लाभ का भी आकलन किया जाएगा। इम्फाल पश्चिम के एसपी ने कहा है कि पुलिस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 करोड़ रुपए की अफीम को जब्त किया है। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मामले में और जो लोग शामिल हैं उनकी जांच की जा रही है। धनबाद रेल प्रखंड के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन के पास बन रहे रेल अंडरपास के कार्य के दौरान मंगलवार की रात करीब 9 बजे अचानक मिट्टी का ढेर ढह जाने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। इनमें से 2 सुरक्षित निकल गए, जबकि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 16,906 मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,32,457 है। देश में रिकवरी रेट इस समय 98.49% है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 14.26% दर्ज किया गया है। देश में अब तक 199.12 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 11,15,000 से अधिक टीके लगाए गए। बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुई। सेंसेक्स 53,514 अंक से ज्यादा पर बंद हुआ। निफ्टी भी गिरकर 15,966 अंकों से ज्यादा पर बंद हुआ। बुधवार को कारोबार में ऑटो, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस और मेटल कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सोने का भाव 85 रुपए गिरावट के साथ 50,572 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 161 रुपए बढ़कर 56,179 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया शेयर बाजार में गिरावट और विदेशों में अमेरिकी मुद्रा बाजार की मजबूती के चलते रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे गिरकर 79 रुपए 27 पैसे पर आ गया। कच्चा तेल $100 के करीब बना हुआ है। बीते 1 महीने में ब्रेंट कच्चे तेल में $20 प्रति बैरल की कमी देखी गई, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल $25 तक टूट गया। ओप्पो मोबाइल कंपनी में टैक्स चोरी का बड़ा मामला सरकार के संज्ञान में आया है। डीआरआई ने कंपनी में 4,389 करोड़ के कस्टम ड्यूटी चोरी का मामला पकड़ा है। डीआरआई ने कंपनी के ऑफिसेज और मुख्य अधिकारियों के खिलाफ घरों की तलाशी के दौरान ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जिससे पता चलता है कि जानबूझकर सरकार को गलत जानकारियां साझा की गई। कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है और 4,389 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी की मांग की गई। नोटिस में एप्पो इंडिया, ओप्पो चाइना और इसके कर्मचारियों पर पेनल्टी भी लगाई गई है। लगातार 53 दिन से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आर्थिक संकट को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर भाग गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे वायुसेना के विशेष विमान से अपनी पत्नी और 2 अंगरक्षकों के साथ मुल्क से फरार होकर मालदीव चले गए हैं। राष्ट्रपति के देश छोड़ने की खबरों से प्रदर्शनकारी फिर से भड़क गए हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई हैं। फिलहाल श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद संसद के स्पीकर ने प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 37(1) के तहत रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। गोटाबाया के देश छोड़ने के बाद बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। विक्रमसिंघे ने देश की सेनाओं को आदेश दिया है कि वो स्थितियों को काबू करें। देश में पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया है और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इस बीच श्रीलंका के पीएम कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस की गोली छोड़ी और सैन्य हेलीकॉप्टर भी हवा में मंडराते नजर आए। इस बीच श्रीलंकाई मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया कि श्रीलंका के राष्ट्रीय टीवी चैनल के प्रसारण को रोक दिया गया है। संकट के बीच अमेरिकी दूतावास ने श्रीलंका में 2 दिन के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं।
वहीं श्रीलंका के विपक्ष के नेता ने रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक सीट वाले सांसद को पहले देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और अब उसी व्यक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। रूस यूक्रेन में लगातार युद्ध जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ब्लैक सी के करीब बंदरगाह शहर माइकोलाइव के आसपास के क्षेत्र में रूसी गोलाबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। ट्विटर ने दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पर $44 अरब की डील तोड़ने का मुकदमा दायर किया है। ट्विटर ने डेलावेयर कोर्ट से एलन मस्क को $54.2 प्रति ट्विटर शेयर पर सहमति से इस विलय पूरा करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, वो अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ISSF विश्व कप के 10 मीटर राइफल के मिश्रित टीम इवेंट में भारत के मेहुली घोष और शाहू तुषार माने की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट स्पर्धा में भारत के शिवा नरवाल और पलक की जोड़ी को कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन में जीत के साथ शुरुआत की है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मिथुन मंजुनाथ ने सिंगापुर ओपन में आज एक बड़ा उलटफेर कर दिया। गैर वरीयता प्राप्त मिथुन ने भारत के ही 7वें वरीयता प्राप्त के श्रीकांत को 21-17, 15-21, 21-18 से शिकस्त दी। 8 वर्ग की यूरोपियन चैंपियन जर्मनी की टीम महिला यूरोपियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व फॉरवर्ड वेन रूनी मेजर लीग सॉकर टीम DC यूनाइटेड के नए प्रमुख कोच बने हैं। फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा अपने नए घर यूवेंटस में आकर खुश हैं। पोग्बा ने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार कोच बदलते रहने के कारण उनके खेल पर असर पड़ा। सेविया फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने दक्षिण कोरिया में अपने प्रदर्शनों के लिए डांस किया। सेविया के खिलाड़ियों ने BTS के गानों पर डांस किया। महानायक अमिताभ बच्चन अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक बेहद अहम किरदार में नजर आएंगे। रूसो ब्रदर्स की फिल्म द ग्रे मैन 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर एक्शन सीक्वेंस का एक वीडियो शेयर किया गया है। फिल्म वरंगान के अभिनेता सूर्या और निर्देशक बाला 18 वर्षों के अंतराल के बाद एक साथ काम करते नजर आएंगे। साउथ इंडस्ट्री के एक्टर नागा चैतन्य की अपकमिंग फिल्म थैंक यू का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन गुजराती फिल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की आने वाली फिल्म गुड लक जेरी का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। दक्षिण भारतीय अभिनेता थलपति विजय शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान में कैमियो करते नजर आ सकते हैं। शाहरुख खान फिल्मकार एटली कुमार की अगली फिल्म जवान में नजर आएंगे। तो एक्सप्रेस में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।